नमस्कार छात्रों, मैं अवतार सिंह राठौर तरंग कंपटीशन क्लासेस से। आज का हमारा टॉपिक जो हम लेके आए हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। आज मौलिक अधिकार से रिलेटेड आप बेसिक और इसको मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों की यहाँ पे चर्चा भी करूंगा, मैं बताते जाऊंगा। और मैं 100% कह सकता हूँ ये वीडियो आप पूरा देखिए और आप लास्ट तक आप मौलिक अधिकारों के बारे में समझ जाएंगे। जब भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ 1949, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ, परंतु इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जब भारतीय संविधान, मूल संविधान जब बनके जब तैयार हुआ, उस संविधान में टोटल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 22 जो भाग थे, तो भाग 3 के अंतर्गत संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। फंडामेंटल राइट्स को भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। इस भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेदों को रखा गया है, जिसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। यहाँ पे मैं जरा ध्यान से आप दोबारा सुनना मेरी बात को, ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 100% क्वेश्चन पेपर में इससे पूछे जाते हैं। मौलिक अधिकारों की यदि बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चलूं तो मौलिक अधिकार जैसे मैंने बताया भाग 3, और सबसे पहले बात तो आपके माइंड में यही आना चाहिए, मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्या थी। तो मौलिक अधिकार क्या है? किसी भी देश के नागरिकों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए मौलिक अधिकारों को होना आवश्यक है। और मौलिक अधिकार जब होंगे, साथ में नागरिकों को मौलिक अधिकारों की जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। तो मौलिक अधिकारों को मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। जब मूल संविधान बनके तैयार हुआ, सबसे पहली चीज जो मौलिक जो अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों को संविधान की, है ना, भारतीय संविधान में से आधार बोला जाता है। आधार, इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, मैग्ना कार्टा, ठीक है। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है ना, तो इसे आपका संविधान का आधार भी कहते हैं। दूसरा इसे क्या कहते हैं? इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? इसके बारे में कहा जाता है कि जो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश परंपरा में क्या होता था, ब्रिटिश के जो शाही जो अधिकारी लोग हुआ करते थे, तो उन्होंने मजदूरों को जो अधिकार प्रदान किए गए थे उन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो उसी प्रकार से जो नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, उसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरी चीज, जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आपके निश्चित रूप से कानूनन परिवर्तनीय है। कानूनन परिवर्तनीय का मतलब है ये आपके क्या है, संवैधानिक रूप से आपके यदि कभी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कानून की शरण में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी रिटें जारी करता है। तो ध्यान रखना, ये कानूनन परिवर्तनीय है। पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि मौलिक अधिकार आपके क्या है, कानूनन परिवर्तनीय है। इस चीज को ध्यान रखना। कानूनन परिवर्तनीय के साथ साथ जो मौलिक अधिकार है वो प्रकृति से नकारात्मक है। सबसे फैक्ट जो कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप पुराने प्रीवियस जो पेपर उठा के देखोगे तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कैसे हैं, आपके प्रकृति से नकारात्मक। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की जो शक्तियां हैं, गवर्नमेंट की शक्तियों को ये कम कर देते हैं, क्योंकि ये लोगों को अधिकार मिले गए हैं, जिससे आपके गवर्नमेंट की जो शक्ति है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए इसकी प्रकृति से कैसे हैं, नकारात्मक। तो इन्हीं अधिकारों को अपन आगे चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पर जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले लिखा गया है भारतीय संविधान में नागरिकों को अधिकार देने के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है, ठीक है। जो अधिकार व्यक्तियों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और इनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब हमारे जो मौलिक अधिकार भाग जो 3 में रखे गए हैं, तो आपको सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, भारतीय संविधान जब बनके तैयार हुआ, जब हमारा मूल संविधान जब बनके तैयार हुआ, उस संविधान में 7 मौलिक अधिकारों की चर्चा थी। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है मूल संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार थे, कुल कितने मौलिक अधिकार थे, आपको टिक करना है 7। मूल संविधान लगाओ। यदि आए संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं, अब वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आपको टिक करना है 6। और मैं आपको बताता हूं यहाँ पर सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, वो आपका समानता का मौलिक अधिकार, क्षमता या समानता का मौलिक अधिकार। उसके बाद जो अगला जो नाम आता है वो स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद जो अगला जो नाम आता है वो क्या है, आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आता है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार।
ठीक है। फिर उसके बाद आता था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया। उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल जो 32 में, इसके पहले एक और था आर्टिकल 31 जिसमें रखा गया था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटाकर कानूनी अधिकार आर्टिकल 300 का में पहुंचा दिया गया है। यहां देखना, मैं यहाँ पे सबसे पहले जो मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 12 से 35 में इनको रखा गया है। उसके बाद इसके अन्य नाम, लोकतंत्र का आधार स्तंभ, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आधार है लोकतंत्र का, ठीक है, आधार स्तंभ है। दूसरा, भारत का मैग्ना कार्टा या इसे अधिकार पत्र भी कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। उसके बाद संरक्षण, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसकी मैं डिटेल में आपको चर्चा करूंगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका रिटें जारी करता है, ठीक है, वो रिटें जारी करता है और रिटें जारी करके आपके इस प्रकार से इसका संरक्षण करता है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय की चर्चा है और हाईकोर्ट भी रिटें जारी करता है, लेकिन इसमें आर्टिकल जो 32 में सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रिटें, तो उसकी चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सबसे फैक्ट, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं भारतीय संविधान में, कहां किस देश के संविधान से अपनाए हैं, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका के संविधान से। ये भी क्वेश्चन आपसे पेपरों में पूछा जाता है। जो अनुच्छेद 31 है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, संपत्ति का जो अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो किसी भी प्रक्रिया को हटाने के लिए संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो आपका, तो ये कौन सा नंबर का संशोधन था? 44वें संविधान संशोधन। मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसको कानूनी अधिकार 300 का में स्थापित कर दिया गया। सबसे पहली चीज, इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हुआ सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक तो इसमें ये लिखा था, मैं आपको बता रहा था, याद सुनने से होगा। किससे होगा? सुनने से। मेरी बातों को गौर करना, स्क्रीन पर देखते चलना। सबसे पहली चीज मैंने बताया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा है। तो आर्टिकल जो 12 और 13 है ना, इसमें क्या है? क्योंकि जो मौलिक अधिकार, पहला मौलिक अधिकार है जो समानता का मौलिक अधिकार है, वो स्टार्ट होता है 14 से लेकर 18 तक। पहला जो मौलिक अधिकार है, क्योंकि टोटल जो मौलिक अधिकारों को 12 से लेकर 35 तक रखा गया, लेकिन पहला जो मौलिक अधिकार है मैंने आपको बताया था, समता का मौलिक अधिकार या समानता का मौलिक अधिकार, वो 14 से लेकर कहां तक था? 14 से लेकर आपका 18 तक है। तो पहले जो आर्टिकल हैं 12 और 13, इनकी चर्चा कर लेता हूं। आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य क्या है? राज्य यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यहाँ पे भारत के लिए इसका प्रयोग हुआ है। तो राज्य क्या है? तो राज्य से रिलेटिव संबंध में आपको बताना चाहता हूं। तो इसमें ये रखा गया, राज्य को परिभाषित किया गया है। किस प्रकार से राज्य को परिभाषित किया गया है, जरा ध्यान सुनना। तो भारत सरकार के लिए, ठीक है, भारत सरकार के लिए क्या होगी? संसद होगी। भारत सरकार कोई भी नियम कानून बनाएगा, ठीक है, सारे नियम कानून कहाँ बनते हैं? भारतीय संसद में बनते हैं। तो भारत सरकार के लिए संसद होगी। उसी प्रकार राज्य के लिए क्या होता है? विधानमंडल, ठीक है। जैसे संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से राज्य में जो विधानमंडल होता है उसके भी 2 सदन होते हैं। क्या होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन कई राज्यों में केवल और केवल क्या होता है? विधानसभा होती है। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। अगला पूरा एक टॉपिक है संसद, जिसमें यहां पर मैं आर्टिकल 12, तो राज्य को परिभाषित कैसे? भारत के लिए संसद होगी, राज्य के लिए विधानमंडल होगा, स्थानीय प्राधिकारी होंगे, मतलब प्रशासनिक अधिकारी होंगे, एवं अन्य अधिकारी जो कि प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन पूरे देखते हैं स्थानीय स्तर पर, ठीक है। तो इस प्रकार से राज्य को परिभाषित करने के बाद आर्टिकल 13 है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज की रखी गई है। उसमें कहा गया है कि आपके सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? मान लीजिए कोई निर्णय दे दिया, किसी निर्णय को कभी भूल चूक से कोई गलत भी हो सकता है, उसमें कुछ सुधार भी करना हो सकता है अपने दिए गए निर्णय में, तो सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपने न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, अपने दिए गए निर्णय पर वह पुनर्विचार कर सकती है, लेकिन पहले से बड़ी बेंच के द्वारा, ठीक है। ये अपन सुप्रीम कोर्ट में डिटेल से पढ़ लेंगे पूरा टॉपिक। लेकिन सबसे फैक्ट 12 और 13, 12 में क्या था? राज्य को परिभाषित, मैंने बता दिया किस प्रकार से। 13 में क्या था? न्यायिक पुनरावलोकन। एक 13 सेकंड भी है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है
कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकता, राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकता कि जिसमें मौलिक अधिकारों का क्या हो, उल्लंघन हो। यदि कोई विधि बनाता भी है तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, शून्य, जीरो होना चाहिए। कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं वीडियो को ज्यादा लंबा डिटेल में ज्यादा केवल फैक्ट पे चर्चा करके मैं आपको सीधा आता हूं। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है जिसे अपन बोलते हैं समानता का अधिकार। समानता के मौलिक अधिकार पे यदि आए तो आपने जैसे यहाँ पर देख रहे होगे, समानता का जो पहला जो मौलिक अधिकार है वो 14 से लेकर 18 तक इसका क्या दिया गया है, विवरण इसमें दिया गया है। जो 18 तक आर्टिकल जो 18 तक है उसमें इसका पूरा विवरण दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 की। तो बहुत सिंपल सा चीज है, समानता नाम से ही स्पष्ट है। समानता मतलब सभी व्यक्ति कैसे हैं, समान है। तो आर्टिकल 14 सबसे पहला यही कहता है, विधि के समक्ष समानता। केवल एक फैक्ट याद कीजिए, आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समानता मतलब सभी व्यक्ति, विधि मतलब कानून, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। ना तो कोई राजा है ना कोई रंक है, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान। मतलब आप कोई अपराध करते हो आपको भी वही सजा मिलेगी जो कोई अन्य किसी भी व्यक्ति के अपराध करने पर जो उसे मिलेगी, है ना। तो सभी व्यक्तियों के लिए कानून का जो दायरा है वो क्या है, समान है। उसके बाद मैं अगले आर्टिकल पर आता हूं, आर्टिकल 15। ठीक है, ध्यान सुनना। आर्टिकल 15 ये कहता है, लिंग जाति धर्म मूल वंश निवास स्थान के आधार पर, लिंग जाति धर्म मूल वंश निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 हो चुका है, आर्टिकल 15 देखो, इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक जाति लिंग धर्म वंश स्थान किसी भी अन्य प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। देश के सभी नागरिक कैसे होंगे, समान। मतलब अधिकार, अपन कौन सा अधिकार पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार। तो उसमें समानता से रिलेटेड चीजों को रखा गया है। कैसे, सबसे पहले आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 लिंग जाति धर्म मूल वंश निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल 15 जो सेकंड है उसमें ये कहा गया है, सार्वजनिक स्थान होटल रेलवे स्टेशन बस स्टैंड ऐसी जगह पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना, आर्टिकल 15 सेकंड क्या कहता है, सार्वजनिक स्थानों पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 थर्ड क्या कहता है, 15 थर्ड कहता है, यदि महिला एवं बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो महिलाओं की स्थिति थोड़ी दयनीय भी होती है ना, तो महिला एवं बच्चों के लिए यदि सरकार विशेष प्रावधान करती है तो 15 फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 फर्स्ट कहता है, लिंग जाति धर्म, लिंग मतलब स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, जाति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी स्थान पर उसका निवास करता हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन 15 थर्ड यहाँ पर कह रहा है, यदि महिला एवं बच्चों को कोई विशेष प्रावधान देती है तो 15 फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ देखना 15 फोर्थ क्या कहता है, 15 फोर्थ ये कहता है, यदि SC ST OBC ना, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ऐसे जो लोग हैं, जो आपके शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए जो लोग हैं, यदि इनकी उन्नति के लिए सरकार यदि विशेष प्रावधान देती है तो 15 फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्योंकि 15 फर्स्ट क्या कहता है, 15 कहता है सभी व्यक्ति समान है। ठीक है, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन 15(4) क्या कह रहा है, 15(4) कहता है कि हाँ, भेदभाव हो सकता है। कैसे हो सकता है कि यदि उनका वो आपका शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक रूप से जो निचले वर्ग के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर आरक्षण दिया जा सकता है, विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो संविधान में यदि कहीं भी पहली बार आरक्षण शब्द का यदि प्रयोग होता है तो 15(4) के अंतर्गत होता है। ठीक है, राज्य के अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। मतलब 15, तो इसमें 15 फर्स्ट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में कह दिया किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, लेकिन उसका एक तोड़ रख दिया 15(4), उसमें कह दिया भेदभाव किया जा सकता है। आप समझ सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 16 की मैं यहाँ पर बात करता हूँ। आर्टिकल 16 इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पद के लिए, इसमें क्या है, सरकारी नौकरियों से, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले उस लाइन को पढ़ देता हूँ फिर मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊंगा। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पद के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे, किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी नागरिक उस पद के लिए समान रूप से पात्र होंगे। बिल्कुल सही है, कोई भी पद होता है सभी व्यक्ति क्या होते हैं, पात्र होते हैं, जो उसकी योग्यता रखते हैं। तो अब मेरी भाषा में सुनना, 15 फर्स्ट और 16 फर्स्ट लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, 16 सरकारी नौकरियों से,
सरकारी नौकरियों में, ठीक है, सरकारी नौकरियों में लिंग जाति धर्म मूल वंश निवास स्थान के आधार पर, स्वयं वही चीज, लिंग जाति धर्म मूल वंश निवास स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो 16(3) में क्या कहा गया, किसी क्षेत्र के निवास स्थान पर शर्त लगाई जा सकती है निवास स्थान की। जैसे मध्य प्रदेश की जो नौकरियां हैं उसमें मध्य प्रदेश के निवासी, जैसे आप लोग आजकल सुन रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के निवासी ही उसमें फॉर्म भर पाएंगे, है ना। तो ऐसी उसमें एक छूट दी गई है 16(3) में, क्या कि निवास स्थान के आधार पर, ठीक है, शर्त लगाई जा सकती है सरकारी नौकरियों में। दूसरी चीज 16(4) इसका वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। किसके अनुसार, आर्टिकल 16(4) के अनुसार। 16(4) जहां पर 16(1) कहता था कि सरकारी नौकरियों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, वही आर्टिकल जो 16(4) कहता है कि क्या शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए जो लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार यदि उन्हें आरक्षण का या उन्हें क्या है विशेष प्रावधान देती है सरकारी नौकरियों में, तो 16(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बार संविधान में कहीं आरक्षण शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो आर्टिकल 15(4) में हुआ है, और सरकारी नौकरियों में यदि कहीं आरक्षण की चर्चा होती है तो 16(4) के तहत होती है। तो ध्यान रखना, सरकारी नौकरियों में आरक्षण 16(4), और सबसे पहली बार कोई आरक्षण या विशेष प्रावधान की चर्चा है तो वो 15(4) में की गई है। इसी के तहत मैं आगे बढ़ता हूं और आर्टिकल 17 पे पहुंचता हूं। पेपर उठा के देखिए, बार बार रिपीट होने वाला आर्टिकल है 17, और इसमें क्या बहुत ही सिंपल सा चीज है, केवल आपको 2 शब्द याद रखना है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता और छुआछूत। तो अस्पृश्यता और छुआछूत संबंधी विरोधी कानून इसके तहत बनाया गया है। तो इसमें देखना, इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता व छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। भारतीयों के मौलिक अधिकार, ठीक है, के तहत आपके क्या किया गया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता छुआछूत संबंधी, ठीक है, क्या आपने, तो इस प्रकार से छुआछूत और अस्पृश्यता, ये 2 शब्द आपको याद रखना है कि इसको समाप्त कर दिया गया किसके तहत, आर्टिकल 17। तो बार बार पूछा जाता है कि अस्पृश्यता और छुआछूत को समाप्त किस आर्टिकल के तहत किया गया है मौलिक अधिकारों में, तो आपको पता टिक लगाना होगा आर्टिकल 17, ठीक है। उसके बाद आता हूं आर्टिकल जो 18 है, आर्टिकल 18 को ध्यान सुनना। आर्टिकल 18 में बहुत ही यहाँ पे अच्छा प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 18 में ये कहा गया है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत का मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति उपाधि नहीं दी जा सकती। पहले क्या होता था, किसी को भी उपाधि दे दी, किसी को भी राजा कह दिया, राजा बन गया, कोई भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की उपाधियां दे दी, जिससे क्या है लोगों में क्या है एक भेदभाव पैदा होता है। जैसे एक व्यक्ति को उपाधि दे दी, वो अपने आप को श्रेष्ठ और बाकी सब क्या समझते थे, अपने आप को थोड़ा नीचे। तो इससे उपाधि असमानता की स्थिति पैदा होने के कारण उपाधियों का अंत कर दिया गया, केवल 2 क्षेत्रों को छोड़कर, शिक्षा और आर्मी, शिक्षा और सेना, शिक्षा और सेना, 2 आपके डिपार्टमेंटों को छोड़कर शिक्षा और सेना, सेना में आज भी उपाधियां मिलती हैं, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां दी जाती हैं, लेकिन उसके अलावा सभी क्षेत्र की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी कंट्री से, विदेश से भी यदि उपाधि किसी को मिलती है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वह उस देश की उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता, पहले उसे भारतीय राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आर्टिकल यहाँ पे 18(2) लिखा है, इसके अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता, जो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है। तो 18 याद रखना, उपाधियों का अंत, ठीक है, शिक्षा और सेना के क्षेत्र को, ठीक है, सम्मान होगी, मतलब इसको छोड़कर बाकी सभी में उपाधियों का अंत कर दिया गया। और जो आर्टिकल 18(2) है उसमें क्या है कि आपके यही लिखा गया है कि नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे एक नोट डला हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, और उस समय क्या हुआ कि आपके जैसे भारत रत्न, ठीक है, पद्मश्री, विभिन्न प्रकार के जो आपके पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनको समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इसमें कहा गया था क्योंकि ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं, इस प्रकार से उस समय ये प्रस्ताव रखा गया, उस पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की सरकार दोबारा से आई तो उसने इसको पुनः चालू कर दिया गया। जहाँ लिखा है 1970 में मोरारजी देसाई सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा इसे भारत रत्न पुरस्कार को दोबारा चालू कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर आर्टिकल जो
19 है। ठीक है, आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से जो नया आपका मौलिक अधिकार जो स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है? दूसरा जो मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आज मैं इस वीडियो, क्योंकि वीडियो अंदर लंबी हो जाती है, इसलिए मैं 2 अधिकारों को यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, स्वतंत्रता का अधिकार और पहला जो इसके पहले था समानता का अधिकार। और नेक्स्ट वीडियो में जब डालूंगा तो उसमें चारों के चारों अधिकार आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ज्यादा डिटेल हैं। और यहाँ पर मैं आता हूँ स्वतंत्रता के अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है? सबसे पहली चीज इसमें क्या है, भारतीय लोगों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है, आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल जो 19 आपके जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 19, 20, 21 और 22। ठीक है, इन आर्टिकलों में इसकी चर्चा की गई है 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 19 से लेकर 22 तक इन अधिकारों की चर्चा की गई है। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19। तो भारतीय नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रताएं। ठीक है, इसमें लिखा है कि आपके इसमें से 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली जो स्वतंत्रता है वो आपको 19 फर्स्ट यदि हम बात करें तो उसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को रख सकता है ना। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन किसी दूसरे की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। आप किसी को गाली दोगे तो क्या होगा? दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी, है ना, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा, तो आपको पटक के मारेगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहां तक किसी दूसरे व्यक्ति की मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का हनन ना हो, है ना, तो वहीं तक। तो यही जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपन दूसरा जो पार्ट पढ़ रहे हैं, तो 19 इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के तहत मीडिया जो प्रेस है, प्रेस को भी इसी के तहत स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस जो अपनी बात रखती है तो प्रेस को भी स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति के तहत ही दी गई है। दूसरा इसमें एक और आपका जोड़ा गया है वो आरटीआई का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सूचना के तहत जो अधिकार है वो भी आर्टिकल इसमें 19 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद एक इसमें जो दूसरी स्वतंत्रता है वो ये है धरना देने की स्वतंत्रता। धरना मतलब आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी आपको विरोध प्रकट करना है, आप धरना दीजिए। अपनी मांग मनवाने के लिए लोग धरना देते हैं। तो धरना या आपने देखा होगा आंदोलन, ठीक है, लेकिन अहिंसक रूप से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अहिंसक। ये नहीं होना चाहिए कि आप धरना दे रहे हो लेकिन कैसे उसमें हिंसा हो जाए। हिंसा नहीं, अहिंसात्मक रूप से आप धरना देने की स्वतंत्रता भी आपको दी गई है। दूसरा, आप दल बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे भारत में संगठन हैं, बहुत सारे दल हैं, तो इसका निर्माण भी आप कर सकते हो। इस प्रकार की आपकी तीसरी स्वतंत्रता भी आपको प्रदान की गई है। ठीक है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, आपको संपूर्ण भारत में आपके भ्रमण करने की स्वतंत्रता दी गई है। चौथी, कि आप किसी भी देश में आप घूम सकते हो, किसी भी क्षेत्र में भी जाने पे आपको पाबंदी नहीं है। हाँ, कुछ विशेष क्षेत्र जो होते हैं वहां पर रोका जा सकता है, क्योंकि वहां के जो ऐसे मान लीजिए कोई इस प्रकार से जनजातीय कुछ लोग रहते हैं कि हो सकता है कि उनके आपके हितों के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट उस क्षेत्र में क्या लगा दे, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर भ्रमण कर सकते हो, आपकी स्वतंत्रता दी गई इस प्रकार से। अगली पांचवी स्वतंत्रता में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम कहें तो कहीं पर भी जाके बस जाने की स्वतंत्रता। बस जाने की मतलब आप कहीं पर भी जाकर निवास कर सकते हो। मान लो मध्य प्रदेश छोड़कर आप यूपी चले जाओ, यूपी छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में चले जाओ, तो इसमें आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो। बता देता हूं कि किसी जैसे जनजाति, कोई जाति, इस प्रकार की विशेष जातियां पाई जाती हैं, तो उनके हितों के संरक्षण के लिए आप उस जगह पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि वो आप उनका शोषण ना करो, है ना, इस प्रकार से। क्योंकि वो आम जनता से कटी हुई, जो आधुनिक जो आपके लोग हैं, शहरी वाले जो लोग हैं, उनसे कटी हुई जो रहते हैं जंगलों में, तो ऐसे क्षेत्रों में उनके हितों को देखकर सरकार वहां पर प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर बस सकते हो। उसके बाद मैं लास्ट जो छठवीं जो स्वतंत्रता पर आऊं, तो आजीविका प्राप्त करने की, है ना, रोजगार प्राप्त करने की। भारतीय किसी भी राज्य क्षेत्र में जाकर आप रोजगार प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से आपकी 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। यदि मैं एक स्टोरी में कहूं, एक व्यक्ति था, वो गवर्नमेंट से बड़ा रुष्ट था, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल सभी पार्टियां एक व्यक्ति के पीछे पड़ी हुई हैं, तो उस प्रकार से बड़ा रुष्ट था। तो उन्होंने सबसे पहले कहा, पहले बहुत मीडिया पे आके चिल्लाए, मतलब स्वतंत्रता थी, वाक एवं अभिव्यक्ति की, वो लोग विरोध कर रहे हैं, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि जनता भी एक ही व्यक्ति के पक्ष में है। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने क्या किया, धरना दिया। धरना देने पर भी उनकी किसी ने सुना नहीं। धरना देने के बाद उन्होंने पार्टियां बना ली। तो पार्टियां, जैसे आप देख रहे हो, आम आदमी पार्टी भी बन चुकी है एक नई, तो पार्टी बना ली। अब पार्टी बनाने के बाद भी उन्हें लगा
कि नहीं अब भी कोई नहीं सुन रहा है, तो उन्होंने कहा पंजाब चलो, पंजाब के बाद उन्होंने कहा उत्तराखंड चलो, उत्तराखंड के बाद उन्होंने कहा किसी और राज्य में चलो, तो उन्होंने भारत का भ्रमण किया। फिर भारत का जब भ्रमण किया तो उन्होंने कहा भ्रमण कर रहे हैं तो कहीं बसना भी पड़ेगा, तो उन्हें बसने के ठिकाने बनाए, और जब बसने के ठिकाने बनाने के बाद उन्होंने कहा अब तो रोजगार भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध आप तरीका याद कर सकते हो। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन आप क्रम याद कर लोगे। पहले चिल्लाना, किसी के खिलाफ बोलना, ये क्या हुआ, बाकी वो व्यक्ति की आजादी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धरना दिया, जब नहीं सुनी गई बात को तो क्या हुआ, धरना देने की स्वतंत्रता, लेकिन अहिंसात्मक रूप से, ये नहीं कि आप लाठी डंडे लेके आ जाओ, नहीं पिटोगे पुलिस से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, संगठन बनाने की, दल बनाने की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल भी बना सकते हो, ठीक है, इसी के तहत। उसके बाद भ्रमण करने की, ठीक है, बस जाने की और आजीविका प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है आर्टिकल में। इसके बाद नेक्स्ट पे पहुंचता हूँ 20। आर्टिकल जो 20 है, यहाँ पर आप आर्टिकल 20 में कहूंगा दिखाओ, सो करो। आर्टिकल 20, इसको यदि मैं एक लाइन में, इसके अनुसार अपराधियों के लिए दोष सिद्धि, केवल ये लाइन, केवल इतना ही आप फैक्ट याद करो, अपराध के लिए दोष सिद्धि, एक लाइन में आर्टिकल 20 याद करो, अपराध के लिए दोष सिद्धि। अपराध के लिए दोष सिद्धि क्या, यहाँ पर किसी भी जो व्यक्ति है ना, कि व्यक्ति ने मान लो आज अपराध किया, कोई व्यक्ति है आज अपराध कर देता है, तो आज के हिसाब से आज जो सजा का प्रावधान है उसी के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। ये नहीं होगा कि पता चले कल सजा बदल जाए, आज मान लो 6 महीने की सजा है, कल उसको 10 महीने की हो जाए। तो उस जिस समय उसने अपराध किया है उस समय जो सजा का जो प्रावधान है उसी के तहत उसको सजा मिलेगी। दूसरा, एक अपराध के लिए व्यक्ति को कितनी बार सजा मिलेगी, एक बार। ये नहीं बेचारे ने एक बार चोरी किया, फिर से जेल में डाल दिया, फिर निकला, फिर से वही केस लगा के फिर से जेल में डाल दिया, तो कहने को मतलब इस प्रकार से नहीं चलेगा। एक अपराध के लिए ओनली एक बार सजा मिलेगी। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब आप अपराधी हो, आपको पता है अपराधी हो, फिर भी आप कोई जोर जबरदस्ती आपको अपराध कबूल करने के लिए, मतलब स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इसमें देखो किसी व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने अपराध ना किया हो, ठीक है, या अपराध सिद्ध ना हो गया हो। कब तक अपराधी नहीं मानेंगे, अभी रिया का केस चल रहा है लेकिन अभी वो अपराधी सिद्ध नहीं हुई है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसने अपराध जो किया है उसको सिद्ध ना हो जाए, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दी जा सकती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, जिस समय अपराध किया उस समय जो सजा का प्रावधान है वही सजा दी जाएगी। इसके बाद किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उसे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, मतलब जो अपराध किया है एक बार ही उसको दंड मिलेगा, उससे अधिक नहीं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उससे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता, दोनों से। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये हमने बता ही चुके हैं। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 21, थोड़ा इसको ऊपर ले जाइए। आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल जो 21 है वो एक लाइन में याद रखो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब अपने अनुसार अपना जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है वो क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये ये संविधान में अपरिभाषित था, मतलब इसको संविधान में पूरी तरह से विस्तृत रूप से नहीं दिया गया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, किस प्रकार से है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार जीवन जीने का पूरा अधिकार है। इसमें कहा गया प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को विदेश भ्रमण करने का अधिकार है, ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है, अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार। इस प्रकार से इसमें बातों को सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत करके इसको रखा है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल क्या है आपके 20। एक चीज ध्यान रखना, आर्टिकल 21, तो आर्टिकल जो 20 था प्राण एवं अपराध के लिए दोष सिद्धि, आर्टिकल 20 क्या था, अपराध के लिए दोष सिद्धि, और 21 क्या था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये जो दोनों जो आर्टिकल हैं कभी भी ये आपके समाप्त नहीं होते, आपातकाल के दौरान भी 20 और 21 समाप्त नहीं होते। ध्यान रखना, एक कई पॉइंट आता है कि वह कौन से आर्टिकल हैं जो आपातकाल के दौरान आपके समाप्त नहीं होते, तो आर्टिकल 20 और 21। उसके बाद संविधान में बाद में एक आर्टिकल और जोड़ा गया, तो इसे 21 का करके जोड़ दिया गया, क्योंकि संविधान में आपके संशोधन हुआ। कोई भी चीज जब संविधान में परिवर्तित होती है तो संशोधन होता है। संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण बहुमत से संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत से संशोधन होता है, और एक विशेष बहुमत प्लस आदि क्षेत्रीय राज्यों की स्वीकृति के द्वारा ही संशोधन होते हैं। संशोधन की 3 प्रक्रिया है, उनके बारे में चर्चा अपन बाद में करेंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल जो 21 है तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 में ये हुआ।
और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रावधान रखा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बालक हैं, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बालक हैं वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के पात्र हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी है आर्टिकल 21, इसके अनुसार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी लागू रहते हैं। ठीक है, ये समाप्त नहीं होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद में लास्ट जो आर्टिकल है स्वतंत्रता के अधिकार का जो है आर्टिकल 22। ठीक है, इसको यदि मैं एक लाइन में कहूं, गिरफ्तारी में संरक्षण, है ना, गिरफ्तारी में किस प्रकार से संरक्षण, जैसे यहाँ पे देखें तो आर्टिकल 22 यहाँ पे दिया है निवारक निरोध और अधिनियम। ठीक है, निवारक निरोध अधिनियम क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। इसमें आपके यहाँ पे चर्चा से पहले मैं आर्टिकल थोड़ा सा 22 में आपको बता देता हूँ। आर्टिकल जो 22 है, गिरफ्तारी में आपके संरक्षण किस प्रकार से, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, यदि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सबसे पहली चीज सुनना आर्टिकल 22 में, क्या बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज आपको यहाँ पे बताता हूँ, यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसको सात शरीर बॉडी के साथ, है ना, पूरा सात शरीर उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होता है, केवल यात्रा समय को छोड़कर। मान लीजिए अब वो व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना है, यात्रा में ही उसको अधिक समय लग गया, तो यात्रा समय को छोड़कर 24 घंटे के अंतर्गत सात शरीर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अब निवारक नजरबंदी कानून, इसमें क्या होता है, इस कानून का केवल एक बहुत अच्छा चीज है, निवारक नजरबंदी कानून क्या है मैं आपको केवल एक लाइन ही बताऊंगा, आप अपने आप समझ जाओगे। इसमें है किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही अपराध करने से उस व्यक्ति को रोक लेना, है ना। गवर्नमेंट को यदि किसी भी लगता है कि इस व्यक्ति अपराध करने जा सकता है, इससे हिंसा भड़क सकती है, देश की एकता अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है, तो इस प्रकार की कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। उस कंडीशन में ये नियम लागू नहीं होता कि उसे 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ये उस पर नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब उसे निवारक नजरबंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है। जैसे आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, धारा 370 के तहत निवारक नजर बहुत सारे नेताओं को जनता से क्या कर दिया, दूर कर दिया, है ना, उनके घर में ही कैद कर दिया, ये सब निवारक नजरबंदी के तहत। यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ फैक्ट, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम न्यायालय में पेश करना होगा एवं बिना न्यायाधीश की अनुमति के उसे 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि यह संरक्षण किसी विरोधी राष्ट्र के व्यक्ति या निवारक निरोध, वही मैं जो चर्चा कर रहा था, निवारक निरोध का प्रावधान करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, तो ध्यान रखना। ठीक है, निवारक निरोध कि किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोकने के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे अन्ना हजारे को भी गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में आप लोग देख ही रहे हो। तो इस प्रकार से हमारे जो आज दो मौलिक अधिकारों की जो हमने चर्चा की है, ठीक है, इसका मैं जल्दी से एक बार फैक्ट बता दे रहा हूँ, तो ये चीज ध्यान रखना पेपर के लिए। और नेक्स्ट में अगली वीडियो में नेक्स्ट मौलिक अधिकारों की चर्चा करूंगा। सबसे पहले हमने दो अधिकार पढ़े, समानता का और स्वतंत्रता का। तो ये 8 जो ये चीज ध्यान रखना जो पेपर में पूछे जाते हैं, इसका मैं प्रैक्टिस सीट भी मैं लगवाऊंगा। थर्ड वीडियो में सारे प्रैक्टिस शीट में इन क्वेश्चनों की मैं चर्चा करूंगा। आशा है कि आप इसको समझ पाए होंगे और बार बार रिपीट करके आप वीडियो को देखना। थैंक यू।